माँ की भूख। माँ भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से नंदनी ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसीलिए माँ दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर नंदनी ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसीलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही माँ नंदनी के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सासू माँ का कहना सुनकर नंदनी मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के माँ का मन उदास हो गया। फिर माँ धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। नंदनी गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर नंदनी किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाल के अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर सासू माँ के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर नंदनी घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे तभी भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। माँ ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। नंदनी ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह माँ अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा राहुल उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की तेरबी पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। माँ बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद राहुल गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। माँ चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राहुल बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? माँ कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राहुल बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि नंदनी के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। माँ सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसीलिए राहुल ने जो कहा उस पर माँ ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अमित था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ नंदिनी और राहुल अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करते हैं वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे राहुल की माँ अमित को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अमित भी आते जाते राहुल की माँ का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राहुल और नंदनी को माँ से कुछ लेना देना नहीं था। नंदनी बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। माँ तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरी किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़े के लिए उसको उसके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी माँ को बहुत रोना आता था। माँ अमित को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राहुल को उन्होंने घर खर्च में मदद की,
किया कर ऐसा कहा। यह बातें राहुल के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राहुल अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे तो राहुल पैसे बचाने लगा, इसीलिए राहुल आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राहुल ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। माँ बहुत घबरा गई और वह भाग के गई और राहुल के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उस पर राहुल बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा करके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप से दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राहुल रोने का नाटक करने लगा। नंदनी तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए हैं। इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ राहुल की माँ को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। माँ के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके होंठ थरथर काँप रहे थे, जैसे कि वह कहना चाह रही हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। माँ के दिमाग में हमेशा एक बात चलती, राहुल ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद नंदिनी और राहुल का व्यवहार बहुत बदल गया था। माँ को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अमित उनके पास आया और माँ को कुछ बातें उसने समझाईं। वह बातें सुनकर माँ की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह माँ नंदनी और राहुल के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है। माँ का कहना सुनकर नंदनी बहुत खुश हो गई। राहुल ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में माँ ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राहुल तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और नंदनी तुझे इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और माँ हंसकर बोली, यह बातें सच्ची हैं कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राहुल और नंदनी दोनों ही चौंक गए। राहुल और नंदनी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि माँ घर छोड़कर चली जाएंगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको माँ की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। माँ का कहना सुनकर राहुल गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। माँ गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए, मगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल से फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राहुल घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देखते हमारा क्या होगा। माँ ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू मैं तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर माँ अपने रूम में चली गई। राहुल और नंदनी साथ माँ को जाते हुए देखते ही रह गए। माँ ने अपने
जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अमित की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के बच्चे ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।